दोस्तों, मैं सारी मशरफ NSC टेट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके सामने 8 जनवरी 2022 में हुए सीटेट के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न को लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हमारे सामने 8 जनवरी 2022 को जो सीटेट का परीक्षा हुआ है उसी के प्रश्न हमारे सामने हैं। चलिए प्रश्न को पढ़ते जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प चुनिए। विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज़ गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। चौथा है वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, विकास के अंदर जो परिवर्तन होता है, तरक्कियाती जो बदलाव होता है ना, डेवलपमेंटल चेंज जो होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, तो उसी के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। जो विकासात्मक परिवर्तन हैं, जो तरक्कियाती बदलाव हैं, वो जितने भी संस्कृति के बच्चे हैं, जितने भी तहजीब सकाफत कल्चर के बच्चे हैं, उसमें एक गति से होता है, सार्वभौमिक गति से, है ना। यूनिवर्सल तौर पे जो क्या होते हैं, तमाम बच्चों में आलमगीर तौर पे एक गति से होते हैं। ऐसा है क्या? मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज़ गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। विकास तो रुकता नहीं है। जैसे रुकने की बात की गई तो इसका मतलब ये विकास हो नहीं सकता। विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा है हमेशा एक रेखीय तरीके से होता है। दोस्तों, विकास जो है रेखीय नहीं होता। रेखीय का मतलब होता है इस तरह का चलना। विकास रेखीय नहीं होता है। विकास क्या होता है? घूर्णन की शक्ल का होता है ना। विकास आप जानते हैं कि जो शुरुआती 3 वर्ष होते हैं उसमें विकास होती है तेज तीव्र गति से। फिर उसमें क्या हो जाता है कि मजबूती आती है। फिर 6 से 9 साल जो तीव्र गति से होती है। फिर 9 से जो है 12 साल जो है उसमें क्या होती है, मजबूती आती है। तो इस तरह चलती है, रेखीय नहीं चलती है कि विकास में तेज़ी ही तेज़ी है, वो चलती ही रही। तो ये ऐसा नहीं होता है। दूसरा, हमेशा एक रेखीय तरीके, या ये हो गया, एक आयामी होते हैं। और चौथा है वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। कि विकासात्मक परिवर्तन जो है, विकास के अंदर जो परिवर्तन होता है, वंशानुगत, हेरिडिटी और पर्यावरण, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर हैं, इसकी बुनियाद पे विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। यानी तवारुस और माहौल की बुनियाद पे जो हमारा विकास है उसके अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो चौथा नंबर वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अच्छा, खाली जगह स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि खाली जगह में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। 2 शब्द है दोस्तों, एक है स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल, दूसरा है सूक्ष्म गत्यात्मक चालन कौशल। स्थूल का मतलब होता है व्यापक, बड़े पैमाने पे, और सूक्ष्म का मतलब थोड़े पैमाने पे। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आपको उसमें फ़र्क करना है कि कौन स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल है और कौन सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। ये आपको इसमें क्या करना है, इसकी शनाख्त करना है, इसकी पहचान करना है। भागना, चित्र बनाना। अब खाली जगह में क्या आएगा? अगर हम देखते हैं कि ऐसे देते हैं कि भागना स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि चित्र बनाना में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। ये सही है क्या?
निचोड़ना स्थूल गतियात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि चलने में सूक्ष्म गतियात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। या पकड़ना, चढ़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, ताली बजाना। देखिए दोस्तों, पहले आपके लिए ज़रूरी है कि स्थूल गतियात्मक चालन कौशल किसको कहते हैं। स्थूल गतियात्मक चालन कौशल उसको कहते हैं कि जिसमें आपके जिस्म के, आपके शरीर के जो तमाम पार्ट्स हैं वो हरकत करें। तो भागना देखिए स्थूल गतियात्मक चालन कौशल है कि जब आप भागते हैं तो आपके शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी हिस्से हैं, सब के अंदर क्या होता है, गति आती है, सब जो है एक्टिव होते हैं। और चित्र बनाने के अंदर क्या होता है कि आप जो है उसमें तमाम जो आपके पार्ट्स हैं वो हरकत नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ हरकत करता है, आपके दिमाग जो है वो काम करते हैं, है ना। तो क्या होगा, हम ये यहाँ पे मान सकते हैं कि भागना स्थूल गतियात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि चित्र बनाना में सूक्ष्म गतियात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। यानी हमारा 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है कि यहाँ पे खाली जगह में ये आ जाएगा। सॉरी, दूसरा देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्य अवस्था में होगी, है ना। मध्य बाल्य अवस्था की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि जो इन नीचे 4 बच्चियों की विशेषताएं बताई गई हैं उसमें से कौन सी बच्ची जो है मध्य बाल्यावस्था में हो सकती है। मध्य बाल्यावस्था में हो सकती है यानी 11 साल से पहले तक की हो सकती है। एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है, यानी एक ऐसी बच्ची है कि जो सामाजिक संदर्भ में अभी नकल करना सीख रही है। दूसरा है एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है। तीसरा है एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में सम्मिलित नहीं हो सकती। चौथा है एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। तो मध्य बाल्यावस्था में किसको मानेंगे, फिर से देखिए, एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है। नकल तो ये संवेदी गतियात्मक शेषवावस्थाई में हो जाता है, तो ये नहीं होगा। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों को आसानी से पालन कर सकती है, तो अमूर्त विचार जो है वो तो आते हैं अमूर्त अवस्था में यानी किशोरावस्था में, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में सम्मिलित नहीं हो सकती हैं। सहकारात्मक का मतलब है कि सहयोगात्मक, एक दूसरे के साथ सम्मिलित नहीं हो सकती हैं। और चौथा एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, यानी तर्क करने की जिसके अंदर शक्ति है और अपना संरक्षण करने की उसके अंदर शक्ति है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और उन कथन को पढ़ने के बाद आपको बताना है। बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं एवं मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि सर्वप्रथम क्या कहते हैं, परिवार में जो है बच्चे व्यवहार को सीखते हैं और मूल्यों को सीखते हैं। परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीय का अभिकारक है, कि ये द्वितीय कारक है। सामाजिकरण आप जानते हैं कि समाज के जो मूल्य हैं, उसकी अवधारणाएं हैं, विचार हैं, उसको सीखने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। तो परिवार जो है वह सामाजिकरण का द्वितीय कारक नहीं है बल्कि प्रथम कारक है ना। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन तो सही है, दूसरा वाला गलत है। तो अब हम वही ऑप्शन लेंगे जिसमें ऐसी चीज़ हो। पहला करा ए और दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है, नहीं ऐसा नहीं है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, नहीं दोनों तो सही नहीं है। तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है, ये सही है कि ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। तो ये तीसरा वाला मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। युग्म का मतलब है जोड़, है ना। तो आपको ये बताना है कि जो नीचे जोड़ है उसमें से कौन सा सही है। एक तरफ अवस्था दिया गया है
दूसरी तरफ जो उससे संबंधित विशेषताएं दी गई है। पहला देखिए, शेषवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। अच्छा, शेषवावस्था में जो बच्चा तर्क लगाना शुरू कर देता है क्या, या अनुमान करना शुरू कर देता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में जो निगमनात्मक व तार्किक सोच है वो प्रारंभ हो जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का मतलब होता है कि 2 से लेकर 7 साल की आयु में ऐसा होता है क्या कि निगमनात्मक और तार्किक सोच प्रारंभ हो जाता है बच्चों के अंदर, 2 से 7 साल के बच्चों के अंदर? ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता। अभी हम फौरन पढ़े थे पीछे में मध्य काल के बारे में, तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बिल्कुल बच्चा क्या करता है, उसके अंदर वर्गीकरण आ जाता है। अगर आप उसको चीज़ें देते हैं तो वो उसको वर्गीकरण कर सकता है, अलग अलग हिस्सों में बांट सकता है, और उसके अंदर संरक्षण की खुद की भावना भी, जो आप खुद के महफूज रखने की भावना भी आ जाती है। और चौथा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत, कल्पनात्मक खेल करना शुरू कर देता है। देखिए, अनुकरण की शुरुआत तो हो जाती है, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अनुकरण कहाँ करेगा? वहाँ पे अनुकरण कुछ तो होगा, वहाँ पे तो तर्क करना शुरू कर देता है। ये तो सबसे लास्ट एज होता है ना, ये सबसे लास्ट एज होता है ना पियाजे के अनुसार। तो ये 3 वाला ऑप्शन जो दोस्तों ये सही होगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। आगे देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप जानते हैं कि अपने और पर्यावरण के साथ जो संतुलन, बैलेंस बनाना है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं आप? सामयिकरण कहते हैं, संगठन कहते हैं, समावेशन कहते हैं, या समायोजन कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सामयिकरण, अनुकूलन एडप्टेशन, है ना। चलिए अगला देखते हैं। आप इसको हम बता चुके हैं, समावेशन समायोजन हम बता चुके हैं आपको कि जो है पियाजे ने कहा है कि जब हम पूर्व ज्ञान की बुनियाद पे नए ज्ञान को सीखते हैं तो इस अमल को अनुकूलन कहते हैं, सामीकरण कहते हैं, है ना। और वो 2 तरह की होती है। फिर अनुकूलन, कि अगर पूर्व ज्ञान को पूरे तौर पर हम नए ज्ञान के सीखने में ये कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं समावेशन। और अगर उसमें हम कुछ बदलाव लाके करते हैं तो उसको कहते हैं हम समायोजन, है ना। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये साथ में करण और समायोजन, है ना, ये कहते हैं। 7 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है ना। लेव वाइगोस्की जो बच्चे के विचार के बारे में बात करते हैं, तो वाइगोस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? वाइगोस्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वो कार्य सम्मिलित हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। यानी ऐसा कहा है उन्होंने कि बच्चों में बहुत सारी क्षमताएं होती हैं जिसमें वो काम, जिसको जो है वो दूसरों की सहायता से कर सकते हैं। दूसरा, वाइगोस्की बच्चों को एक कोरे कागज़ के रूप में देखते हैं कि एक कूड़ा कागज़ है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तीसरा, वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रा कम सोचते हैं, ऐसा कहा। चौथा, वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। तो वाइगोस्की ने दोस्तों वही कहा है जो पहला ऑप्शन है। वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वो कार्य सम्मिलित हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं, है ना। जिनमें वो कार्य हैं जिसको हमने आपको बताया था कि लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, है ना, वास्तविक विकास का स्तर, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभाव्य विकास का स्तर, और समीपस्थ विकास का क्षेत्र है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट। इसकी बात जो है वाइगोस्की करते हैं। 8 नंबर देखिए दोस्तों, वही चीज़ आ गया। फिर एक शिक्षिका किस संरचना का उपयोग करती है जब वो एक बच्ची की जिग्सा पहेली बनाने में सहायता करती है? इशारे व संकेतों से।
सबसे पहले दोस्तों ये जानिए जिज्ञासा पहेली क्या होती है। जिज्ञासा पहेली ये होती है कि मान लीजिए कोई गुड़िया है, तो गुड़िया बनाने का पूरी गुड़िया बनी हुई होती है, गुड़िया खिलौना, कोई खिलौना या कोई गुड़िया बनी हुई होती है, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जिग्सा पहेली में क्या होता है कि आपको उन पार्ट्स को अलग करके फिर जोड़ना होता है। कोई गुड़िया बनी है, कोई खिलौना बना हुआ है, कोई घर की शक्ल बनी हुई है, कोई सामान बना हुआ है, उसके अलग अलग पार्ट्स को करके फिर जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको जिग्सा कहते हैं, जिग्सा पहेली। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक शिक्षिका जो है वो जिग्सा पहेली बनाने में जो बच्चों की सहायता करती है, तो इस अमल को क्या कहते हैं। तो अभी हमने फ़ौरन बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको बच्चा खुद से कर पाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है बच्चा जिसको खुद से नहीं कर पाता है, अगर उसको कोई मदद करे तो वो उसको कर लेगा। हमने आपको ऐसे ग्राफ बना के पिछली कक्षा में बताया था कि ये वाला जो अंदर वाला है ये ऐसी क्षमताएं हैं जिसको बच्चा खुद से कर रहा है, तो इसको कहते हैं वास्तविक विकास का क्षेत्र है ना, जिसको हमने बताया था लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट LAD। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चे के अंदर क्षमताएं तो होती है लेकिन वो खुद से नहीं कर पाता, अगर कोई इसका सहयोग करे तो वो कर लेगा, उसको कहते हैं लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। और ये इन दोनों के दरमियान लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट और लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट के दरमियान जो कड़ी होती है उसको कहते हैं ZPD, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यानी वो रुकावट होती है, वो लोग होते हैं, आपके शिक्षक होते हैं, आपके परिवार के लोग होते हैं जो आपकी क्या करते हैं, अगर मदद करें तो आप उसको आसानी से उसको सीख सकते हैं। तो ये जो इसी अमल जो आपके सहायक होते हैं वो जो अमल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पार कहते हैं। क्या कहते हैं, पार कहते हैं। तो पार को यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पार की प्रक्रिया है ना, है ना, यही चीज़ आपसे यहाँ कर रहा है कि एक शिक्षिका किस संरचना का उपयोग करती है जब वो एक बच्ची की जिज्ञासा पहेली बनाने में सहायता करती है, इशारों व संकेतों से। स्वतंत्र खोज की इसकी करती है, पार की उद्दीपन की, अनुसरण की, तो ये जो पार होगा दोस्तों। 9 नंबर देखिए, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। कि ये कहना चाह रहा है कथन ये है कि एक बाल केंद्रित जो कक्षा होती है वो क्या होती है कि व्यक्तिवादी होती है, यानी किसी एक व्यक्ति पे निर्भर होती है। ऐसा होता है क्या, एक व्यक्ति पे निर्भर होगी तो वो तो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा ना, किसी एक बच्चे पे भी निर्भर तो कभी नहीं हो सकता, या तो शिक्षक पे निर्भर होगा। तो ये एक व्यक्तिवादी होती है और कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। तो ये जो है बाल केंद्रित नहीं है, ये शिक्षक केंद्रित कक्षा हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो कथन है ये गलत है। दूसरा है कारण क्या है, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। यानी जब शिक्षक जो तानाशाह हो जाता है, नियंत्रक होता है, तब बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो दोनों कथन गलत है दोस्तों। तो अब हमको क्या करना, जवाब देना है ए और दोनों सही है परंतु R एक सही की व्याख्या करता है। दूसरा है कि ए और R दोनों सही है परंतु R एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है किंतु R गलत है। चौथा है ए और R दोनों गलत है। भाई दोनों गलत है, ये क्या है, दोनों गलत है, कोई सही नहीं है, दोनों बात गलत है। चलिए 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील जो कक्षा होता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो होती है, क्लासरूम जो होती है, उसकी विशेषता बताना है। शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। कि शिक्षिका जो होती है वो क्या करती है, पूरे तरह से कक्षा को नियंत्रण में करे रहती है, कंट्रोल में करे रहती है। इसको प्रगतिशील कक्षा कहते हैं। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, यानी बहुत कम है। तीसरा है गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी गतिविधियां उसमें शामिल है, कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। और चौथा है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है, कि इस समय में ये पढ़ेंगे और इस जगह पे यही बैठेगा। तो प्रगतिशील कक्षा ये कहते हैं कि जो क्या हो, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, कि ये चीज़ें जो होती हैं ये प्रगतिशील कक्षा में होती है। यानी 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन है कि आसान है ना। क्या है ये, आसान है। अमृत तर्क देता है कि हम ये जो क्वेश्चन है, ये जो जीन पियाजे की लॉरेंस कोहरबर्ग जो है, जिनकी आप थ्योरी पढ़े हैं, इससे पहले भी मैंने बताया था कि इन्होंने जो नैतिक विकास का सिद्धांत है
है ना। नैतिकता का सिद्धांत, उनके 4 स्तर बताए हैं। सबसे पहला लेवल ऑफ प्री कॉन्वेंशनल स्टेज जो 4 से 10 साल है। दूसरा है कॉन्वेंशनल स्टेज जो 10 से 14 साल है। और तीसरा है पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज जो 14 से एभव है ना, 14 या 13 जो भी है उससे क्या है, एभव है। फिर उसमें जो हर एक की 2-2 अवस्थाएं हैं, है ना, हर एक के अंदर कुल मिला के 6 चरण है। तो यहाँ पे ये कह रहा है आपको क्वेश्चन में, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन ये आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। अमृत ये कह रहे हैं कि हम जो कानून है समाज के अंदर उसको बदल सकते हैं यदि वो समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर रहा तो उस कानून को रहने से क्या फ़ायदा है। लेकिन अकेले हमसे बदलने से नहीं होगा, बल्कि तमाम लोगों की सहमति उसके लिए क्या है, ज़रूरी है ना। लॉरेंस कोहरबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क के किस अवस्था में है, यानी ये जो उसकी सोच है इसको आप किस अवस्था में रखेंगे। सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, है ना, और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो दोस्तों क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा दोस्तों सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, है ना, कि उसके अंदर समाज की समझ पैदा हो गई है कि समाज के लिए क्या फ़ायदेमंद है क्या नुकसानदेह, लेकिन वो समाज की जो समझ पैदा है वो अनुबंध है ना, वो समाज से अलग हट के नहीं है, वो जो भी करना चाह रहा है वो समाज से जुड़ के करना चाह रहा है। तो ये जो 2 वाला ऑप्शन है दोस्तों ये हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, उसमें खाली जगह, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में खाली जगह बुद्धि के व्यक्तियों में, यानी कैसी बुद्धि के व्यक्तियों में, उन्होंने बुद्धि के कई प्रकार बताए हैं, है ना। तो आपको बताना है कि कैसी बुद्धि के व्यक्तियों में जो है अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। कैसी बुद्धि में, प्रकृतिवादी बुद्धि में के व्यक्तियों में ऐसी विशेषताएं होती है कि वो अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होते हैं। भाषाई बुद्धि के व्यक्तियों में ये चीज़ें होती हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धियों के व्यक्तियों में ऐसी होती है, या अंतःवैयक्तिक। प्रकृतिवादी जनते जो फितरी होते हैं, नेचुरल इंटेलिजेंस होते हैं, है ना। भाषाई जो वर्बल इंटेलिजेंस होते हैं। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक का मतलब एक दूसरे जो दूसरों को समझने की जो क्षमता होती है उसको अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। और अंतःवैयक्तिक जो कहते हैं कि खुद को समझने की क्षमता, खुद को समझने की जो सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है, उसको क्या कहते हैं, अंतःवैयक्तिक। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में खाली जगह बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, तो अपनी की बात कर रहा है तो अंतःवैयक्तिक हो जाएगा, कोई मुश्किल तो है नहीं, ये बिल्कुल आसान है। जब अंतः की बात कर रहा है तो अपनी हो जाएगी। दूसरा देखिए 13 नंबर, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, एक 5 साल की बच्ची को गिफ्ट के तौर पे कार मिला, ये मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। ये वाक्य क्या दर्शाता है, यानी उस बच्ची को कार मिला तो उन्होंने कहा कि ये कार मेरे लिए नहीं है, क्योंकि लड़कियां जो है वो कार से नहीं खेलती हैं, है ना, वो तो गुड़ियों से खेलती है ना, वो तो घर के जो किचन के सामान होते हैं उससे खेलती है ना, बेलन है, ये है, वो है। तो ये इसको क्या कहेंगे, जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर अस्थिरता। तो जेंडर रूढ़िवादिता होगा, जेंडर रूढ़िवादिता है। 14 नंबर देखिए, कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी। कि आप एक शिक्षक हैं, आपको कक्षा में जो भिन्नताएं हैं भाषाई तौर पे या सांस्कृतिक तौर पे, उनको ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति जो है आपके लिए प्रभावी होगी। मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना, यानी स्टैंडर्डाइज जो सिलेबस है उसको कठोर सख्ती के साथ लागू करना, ये आपके लिए प्रभावी होगा। दूसरा है प्रत्यक्ष निर्देश के तरीके का उपयोग करना। तीसरा है कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना, बच्चों के अंदर जो क्या करना, प्रतिस्पर्धा, मुकाबला को बढ़ावा देना। चौथा, भिन्नताओं
को अभाव के रूप में न देखना, कि जो विभिन्नताएं हैं इसको अभाव नहीं समझना कि ये हमारी कमज़ोरी है, यह न देखना। तो क्या होगा दोस्तों कि इसका यही वाला ऑप्शन कि 14 नंबर वाला जो है कि 4 की जो विभिन्नताओं को अभाव के तौर पे नहीं देखना, ये क्या होगा आपके लिए प्रभावी होगा। 15 नंबर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। यहाँ पे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताया गया कि ये क्या प्रस्ताव करती है। तो यहाँ पे 4 प्रस्ताव इसमें से बताना है कि आपको जो है इन चारों में से जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मूल्यांकन के बारे में क्या प्रस्ताव करती है। पहला ये है कि शैक्षिक वर्ष में एक बार परीक्षा लिया जाना चाहिए औपचारिक तौर पे, यानी बोर्ड के तौर पर। दूसरा, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक निश्चित अवधि में होना चाहिए। तीसरा, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, कि जो मूल्यांकन होना चाहिए वो तमाम तरह की जो शैक्षिक गतिविधि है उसका केंद्र है। और चौथा है, योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चों को रैंक देंगे। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, कि एक निश्चित अवधि के अंदर जो क्या करना चाहिए, हमको बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए। यानी आपका जो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, क्या ज़रूरी है समावेशी शिक्षा के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, शमूलियाती तालीम के लिए क्या ज़रूरी है। विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, के विद्यार्थियों में जो है क्षमता है उसकी बुनियाद पर उसके अंदर कठोर उसके अंदर समूह करना है, उसको मिलाना है। व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, कि जो बच्चों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको ध्यान में रखना और उसका सम्मान करना। तीसरा है, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा देना, कि जो विशेष विद्यार्थी हैं, विकलांग विद्यार्थी हैं, उसके लिए व्यावसायिक शिक्षक है, बाकी लोगों के लिए सामान्य शिक्षा है। चौथा, वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना, कि उसके बारे में रूढ़िवाद देता है कि वो तो नहीं सीख पाएंगे, तो क्या करना है। तो समावेशी कक्षा में आपको क्या करना है कि व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और रखना है और उसका सम्मान करना है, यानी 2 वाला ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है। पठन वैकल्य यानी पढ़ने में दुश्वारी की पहचान है। यहाँ पे कुछ व्यवहार दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा जो है पठन वैकल्य की पहचान है। बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12 के रूप में लिखना। एक बच्चा क्या करता है, जो बी है ना उसको क्या करता है, वो डी के रूप में ऐसे लिख देता है, या ऐसे हो सकता है कि बी ऐसे होता है ना उसको उल्टा ऐसे लिख देता है, या क्या कि उसको लिखा नहीं, कहा गया 21 ये, तो वो इसको लिख दिया इस तरह 12 के तौर पे। तो एक तो ये हो सकता है ना कि इस तरह की गतिविधि है। दूसरा, कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, कि वो ध्यान कम देता है और शारीरिक गतिविधि ज़्यादा करता है, हिलडुल ज़्यादा करता है। बार बार स्वभाव बदलना, बार बार उसके स्वभाव में बदलाव आता है। अपमानजनक व्यवहार, या अपमानजनक व्यवहार करता है। तो पठन वैकल्य की पहचान क्या है, पठन वैकल्य की पहचान क्या है। तो पठन वैकल्य की पहचान वही है कि बच्चा क्या कर रहा है कि बी को डी और 21 को 12 लिख दे रहा है, ये पठन वैकल्य है। चलिए दोस्तों 18 नंबर देखते हैं, वे विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। स्वालीनता जिन बच्चों के अंदर है ना, यानी जिसको अपने आप पे यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती होगी ऐसे बच्चों को। एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती होगी। सूचना को याद रखने में चुनौती होगी उनको, या स्थूल गतियात्मक कौशल में उनको क्या होगी, चुनौती होगी। तो आप जानते हैं कि जिन बच्चों को अपनी बात को रखने में, स्वालीनता का मतलब अपनी बात को वो नहीं रख पा रहा है सही से, तो ऐसे बच्चे को क्या होगा, अभिव्यंजक यानी अपनी बात को रखना और दूसरी बात को लेना, ग्रहणशीलता संचार में क्या होगी, चुनौती होगी। ऐसे बच्चों को क्या होगी कि अभिव्यंजक और ग्रहणशीलता संचार में क्या होगी, चुनौती होगी। 19 नंबर देखिए, वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यकता है,
कि ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं उसको सफल तौर पे आप कक्षा में शामिल करें। इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है? सुलभ अवसंरचना इमारतें, कि उनके लिए मुनासिब इमारतें हों, मुनासिब बिल्डिंग्स हो, विद्यार्थियों का अलगाव या विद्यार्थी के उसके तौर पे उसके तई अलगाववादी हैं या उसको जो है नीच नज़र से देखते हैं। तीसरा, शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया, या शिक्षक क्या करते हैं, ऐसे बच्चों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं। चौथा, साथियों के बीच सहानुभूति और दया, कि साथियों के बीच क्या उसकी सहानुभूति है और दया है, जिससे उसको लग रहा है कि भाई हम तो कमज़ोर बेबस हैं, सब हमको ऐसे कर रहा नहीं। उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि सुलभ और संरचनात्मक क्या करना चाहिए, उनके लिए इमारतें होनी चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, ताकि उनकी ज़रूरियात को हम पूरे कर सकें। सिर्फ दया से और सहानुभूति से काम नहीं चलेगा। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने में सहायक होगा? कि निम्नलिखित आप कुछ अभ्यास नीचे दिए गए हैं और कुछ विविध अधिगम प्राथमिकता वाले, आपको ये बताना है कि जो विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थी हैं उसको सम्मिलित करने के लिए क्या ज़रूरी है। जो नीचे कथन है उन कथन की बुनियाद पे आपको बताना है कि विविध अधिगम प्राथमिकता वाले जो विद्यार्थी हैं जिनको अधिगम में विविधताएं हैं उसके लिए क्या 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 होगा, सहायक होगा। कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, यानी उनके लिए कार्य की जो प्रासंगिकता है, कार्य को जोड़ कर देना, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, या उनके लिए जो उनके आसपास जो खतरे हैं उनको दूर करना। तीसरा, उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, या उपकरण जो है शिक्षण सहायक सामग्री हैं उन तक पहुंच उनका कम करना। और चौथा है, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। प्रतिबंधित कर दिया कि नहीं, व्यक्तिगत आपकी जो पसंद है और स्वायत्तता है आज़ाद, उसको जो है वो प्रतिबंधित है। तो क्या होगा, सहायक होगा आपके लिए आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। कि बच्चे जो विकलांग जो बच्चे हैं, है ना, जो विविध अधिगम प्राथमिकता वाले बच्चे हैं उनके लिए आसपास के जो खतरे हैं और विकर्षण है उसको क्या करना है, कम करना है। 21 नंबर देखिए, किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहले करके वो चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। कि बच्चा, यानी आपको ये बताना है कि कौन सा जो कक्षा है जिसमें बच्चे क्या करते हैं कि पहले स्वयं करके और फिर चर्चा करके क्या करते हैं, सीखते हैं। आपको ये बताना है। व्यवहारवादी में ऐसा होता है, व्यवहारवादी कक्षा में ऐसा होता है। अनुकरण करके सीखना, ऐसी कक्षा में ऐसा होता है। सामाजिक संरचनावादी कक्षा में ऐसा होता है। प्रतिपादक शिक्षण में ऐसा होता है। तो आप जानते हैं कि सामाजिक संरचनावादी जो कक्षा होता है जिसकी बात वाइगोत्स्की कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाए कि बच्चे खुद ब खुद सीखें भागीदारी हासिल करके। उसमें ऐसा संभव है कि आप क्या करते हैं, सक्रिय भागीदारी करके सीख सकते हैं। तो 3 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, सार्थक अधिगम है, यानी बेहतरीन अधिगम किसको हम मानेंगे, मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करना। कि जो ज्ञान है आप उसको क्या करेंगे, जैसे है वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा है, सार्थक अधिगम कब होता है, सार्थक अधिगम तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाए, यानी उसको संदर्भ में न दिया जाए बल्कि संदर्भ से हट के किया जाए। तीसरा है, तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थी के अधिगम को नियंत्रित किया जाए, यानी जो विद्यार्थी हैं उसके अधिगम को नियंत्रित कर रहे हैं, तब सार्थक अधिगम होगा, तब अच्छा अधिगम होगा। चौथा है, सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। बिल्कुल सही बात है कि बेहतरीन अधिगम उस वक्त होगा जब आप उसका मूल्यांकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसका आलोचनात्मक सोच पे आप उसकी जांच करेंगे, उसका क्रिटिसाइज करेंगे और उसकी समस्या को दूर करेंगे। तो ये चौथा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन ये करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कुछ चीज़ों की बात करता है जिसमें से आपको ये बताना है कि उसने किसकी बात नहीं की है। संरचनात्मक समझ पर बल, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने संरचनात्मक समझ पर बल इसकी बात की है।
तो दोस्तों इसकी बात उन्होंने की है। उसके बाद है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन अभी हमने पढ़ाया था पीछे, तो उन्होंने कहा, क्या कहा था कि एक समय के बाद मूल्यांकन होना चाहिए, और योगात्मक मूल्यांकन तो समय के बाद नहीं होता है, ये तो कभी भी हो सकता है, तो ये वाला तो इनकी बात उन्होंने नहीं की। उसके बाद पाठ्यक्रम में वृद्धि, नहीं, इसकी बात भी नहीं करता है। प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, कि टेक्नोलॉजी का कम से कम इस्तेमाल करना है, तो नहीं, तो BCD इनकी बात उन्होंने नहीं की है। इसका मतलब है कि BCD कहाँ पे है, 4 नंबर में BCD, इनकी बात इन्होंने नहीं की, बल्कि सिर्फ संरचनात्मक समझ पर बल, ये जो है ऑप्शन ये वाला सही है, यहाँ पे सिर्फ है। उसके बाद देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलान है। यहाँ पे दिया गया है लक्ष्य अभिविन्यास और उनसे संबंधित प्रतिक्रिया। एक तरफ लक्ष्य अभिविन्यास है, दूसरी तरफ युग्म प्रतिक्रिया है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा मिलान क्या है, सही है। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार करने के लिए कार्य पत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। दूसरा है नकद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तीसरा है कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुख निपुण लक्ष्य। और चौथा है दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। दोस्तों इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सिर्फ इसका जो आंसर जो है वो बता के हम इसको आगे बढ़ते हैं। इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो आंसर जो है 1 नंबर होगा। इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो 1 नंबर जो ऑप्शन है वो होगा कि किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार करने के लिए कार्य पत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, ये मान के चला जाता है। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसादी करने के लिए, आसान करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। कि बच्चों का अधिगम बेहतर तरीके से हो, इसके लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, बच्चों के अंदर परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करेंगे। रट कर याद करने पर बल देना, या बच्चे के इस पे बल देंगे कि वो रट के याद करें। तीसरा निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, कि या बच्चे को कि पैसिव तौर पे सुनने को बढ़ावा देना। चौथा है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, ये करेंगे दोस्तों कि जो बच्चे हैं उसके पूर्व ज्ञान से क्या करेंगे, संबंध जोड़ेंगे। ये चौथा वाला काम आप करेंगे। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। कि विद्यार्थियों द्वारा कुछ भ्रांतियां हैं, उससे निपटने के लिए कौन सा दृष्टिकोण बेहतर होगा। बच्चों के अंदर कुछ भ्रांतियां हैं, उससे निपटने के लिए कौन सा दृष्टिकोण बेहतर होगा। रटने और याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, ऐसी एक बात भ्रांतियां हैं बच्चों के अंदर। ये क्या सही है क्या, कि उसको रटने और याद रखने के बहुत सारी विषय वस्तु दे देंगे ताकि उनकी भ्रांतियां जो है वो खत्म हो जाए। दूसरा, ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो, या ऐसा माहौल बना दिया, ऐसी परिस्थिति बना दी कि जहां पे गलत धारणाएं आप नहीं बना सकते हैं। तीसरा है भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, या ये कहेंगे कि जो धारणाएं हैं उसके जवाब के लिए और उसके अवलोकन के लिए बच्चों को अवसर देंगे कि आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात को रखिए। चौथा है विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना, यानी अच्छा उनकी अवधारणाएं क्या है, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये तीसरा होगा कि भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, ये काम आप करेंगे। 27 नंबर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है। कि निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ जो होती है
उसको बेहतर बनाने के लिए कौन सहायक होगा? प्रतियोगिता ये सहायक होगी, चर्चा और संवाद ये सहायक होगी, वेधन और अभ्यास ये सहायक होगी, या दंड सहायक होगी? संरचनात्मक समझ को बेहतर बनाने के लिए चर्चा और संवाद जो है ये क्या होगा दोस्तों? बेहतर होगा, सहायक होगा। 28 नंबर देखिए, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में खाली जगह को सक्रिय करना चाहिए कि हमारा जो अधिगम है वो प्रभावी हो सके। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? बच्चों में क्षमता को अस्थाई मानने की धारणा, ये मान लें कि बच्चों की जो क्षमताएं हैं वो अस्थाई हैं, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। क्षमता की वृद्धिशील होने की धारणा, या आप ये बनाएं, ये अवधारणा बनाएं कि जो क्षमता है उसमें वृद्धिशील हो सकती है, उसमें वृद्धि हो सकती है। या तीसरा, प्रतिस्पर्धा की भावना, या बच्चे के अंदर मुकाबलेजाती ये करें, या हीनता की भावना, यानी बच्चों के अंदर हीन की भावना को आप क्या करें? उत्पन्न करें। तो दोस्तों दो होगा कि क्षमता की वृद्धि होने की जो धारणा है इसको क्या करेंगे? आप डेवलप करेंगे। 29 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? आप जानते हैं कि अभिप्रेरणा दो तरह से होती है, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो आपको ये बताना है कि बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, तो दंड जो है वो क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है ना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में सम्मिलित होना, है ना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? वाद विवाद समूह में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये जो है क्या है? ये आंतरिक क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। यानी इसका मतलब है कि आंतरिक अभिप्रेरणा है। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? यानी मतलब है कि ये क्या हो? आंतरिक अभिप्रेरणा हो। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में सम्मिलित होना ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तीसरा कहता है प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, ये तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना, नाच गाने में भाग लेना, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो 2 नंबर जो दोस्तों वो जो है बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। और आखिरी जो हमारा जो दोस्तों सवाल है वो ये है कि खाली जगह के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में खाली जगह होने की संभावना है। आपको ये बताना है कि किसके उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में क्या होने की संभावना है। प्रासंगिक पाठ्यक्रम के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी होने की संभावना है। अच्छा, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी होने, अच्छा इस तरह करेंगे तो कमी होगा। सामाजिक सहयोग के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। और सामाजिक बहिष्कार के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार होने की संभावना। तो आपको जवाब मिल गया दोस्तों। वो जवाब ये मिला कि सामाजिक सहयोग, 3 नंबर, कि सामाजिक सहयोग के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 30 जो प्रश्न थे उसको ख़त्म कर दिया है ना। ये 30 प्रश्नों को हमने हल किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो गया। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ जो है कमेंट कीजिए, है ना। शुक्रिया।